हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है मैटर अराउंड अस, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थों में, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें आप पदार्थ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। पूरा चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सारे टॉपिक्स हो गए थे और हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने इसके स्टार्ट किए थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ओके, आपको क्या करना होता है, जब भी गर्म खाना होता है तो उसकी जो महक होती है या सुगंध जो होती है वो कई मीटर दूर तक आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर ठंडे खाने की गंध हमको पता करनी है तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है गर्म खाने की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे निकलने वाली गैस जो है उसमें भी क्या होगी, उसका भी तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक है तो यानी काइनेटिक एनर्जी अधिक है, गतिज ऊर्जा अधिक है तो विसरण तेजी से होगा। तो गर्म खाने की जो सुगंध है वो दूर तक पहुंचेगी, जबकि ठंडे खाने की जो महक है उसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, वहां पर तापमान कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिससे कि आपका जो सुगंध है वो लेने के लिए आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। और जब भी आप विसरण पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि तापमान का इफेक्ट किस तरह से पड़ रहा है विसरण पे। तो आपने बोला तापमान बढ़ाएंगे हम लोग तो विसरण की गति तेज होती है या विसरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तेजी से फैलना होगा वहां पर तापमान के बढ़ने के कारण। और रीजन क्या था? रीजन यही है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आपका गतिज ऊर्जा बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, या जो भी वहां पर कण है उनकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या है? तो पदार्थ के कण एक तो बहुत छोटे होते हैं आकार में। ठीक है, दूसरा आपने क्या बोला, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच में स्थान होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जिसे आप कह रहे थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। और पार्टिकल जो होते हैं वो ऑलवेज मोशन में रहते हैं, हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं। ठीक है ना, तो पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार गति करते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान है, एक दूसरे को आपका आकर्षित करते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपने आपको कुछ पदार्थ दिए गए थे, उनको उनके घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना था, तो वो आपने कर लिया था, घनत्व को बहुत अच्छे से समझा था। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, पदार्थ की अवस्थाओं के मध्य अंतर स्थापित आपको करना था। तो तीनों अवस्थाओं को सारणीबद्ध तरीके से आपने उनमें अंतर स्थापित किया था। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? शेप था, आकार, आपको पता है ठोसों का ही केवल आकार निश्चित होता है, बाकी गैस और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। सो नो फिक्स शेप ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, और वॉल्यूम में आपने क्या पढ़ा? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है दो अवस्थाओं में, एक ठोस में और दूसरा द्रव में, जबकि गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, रिजिड सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी इनमें देखने को नहीं मिलती है। वही लिक्विड्स एंड गैसेस आपका क्या होती है, रिजिड नहीं होती है, लेकिन उनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इन्हें फ्लो करते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जहां ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। वही जो आपकी गैसेस होती हैं वो सभी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है अंतरा आणविक आकर्षण बल जिसे आप कहते हैं, वो अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोसों में
बहुत अधिक होता है, प्रबल प्रकृति का होता है, जबकि लिक्विड्स में यानी द्रवों में उनसे कम होता है और गैसेज में सबसे कम होता है। ठीक है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करेंगे तो वो सॉलिड में बहुत कम होता है, उसकी अपेक्षा वो स्पेस लिक्विड में ज्यादा होता है, और जो गैसेज होती हैं उनमें ये स्थान सबसे अधिक देखने को मिलता है। ओके, देन कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता सॉलिड्स को, लिक्विड को क्वाइट कंप्रेसिबल आप बोलते हैं, कभी कभी इम्पॉसिबल टू कंप्रेस आप बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है लिक्विड में भी अलग अलग तरह से, लेकिन बहुत कम इनको कंप्रेस किया जाता है। लेकिन जो गैस होती है आपकी वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है ना, यानी उनको बहुत अधिक कंप्रेस किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने तीनों गुणों में आपके अंतर पढ़े थे। देन यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई थी और उन टर्म्स के बारे में हमको लिखना था। ठीक है, कुछ पद दिए गए थे, उन पर हमने टिप्पणी व्यक्त करनी थी, यानी हम क्या जानते हैं उनके बारे में। ठीक है ना। सबसे पहला था रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है, तो कोई भी जो आपका मैटर है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप होता है, तो वो उस पर जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो अपना क्या करता है, जो भी उसका आकार है, शेप है, उसको रिटेन करने का प्रयास करता है, उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। तो यही उसकी दृढ़ता है। ठीक है, ये ठोसों में आपने देखी है प्रॉपर्टी। तो सो व्हाट इज रिजिडिटी, द टेंडेंसी ऑफ अ substance to retain or maintain their shape when subjected to outside force. Okay, बाह्य बल जब किसी पदार्थ पर आरोपित किया जाएगा तो वो उसके विपरीत क्या करेगा, उसमें एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें वो उस बाह्य बल का क्या करता है, विरोध करता है, और क्या होगा वहां पर, वो अपने शेप को या आकार को बनाए रखने का प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी भी आपने देखा था। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर कोई भी जो आपका पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या करता है, जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है, और उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वहां पर कंप्रेस होता है। अगर वो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है तो आप पदार्थ को कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, उसमें दबाव बना करके आप क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हैं। जब वो ऑलरेडी बहुत पास पास होंगे तो आप उसको और प्रेशराइज करके उन कणों को पास नहीं ला सकते, यानी वो कंप्रेसिबल नहीं। तो ठोसों में आपने यही बोला, पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास है, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है, तो रिक्त स्थान और पहले से ही कम है, तो जब भी आप उसको प्रेशराइज करेंगे यानी कि उन कणों को पास लाने का प्रयास करेंगे तो वो और पास नहीं आ सकते, तो इसलिए वो कंप्रेसिबल नहीं। जबकि लिक्विड्स और गैसेस में वो स्पेस थोड़ा, गैसेस में देखिए तो वो स्पेस बहुत ज्यादा है, लिक्विड में तो फिर भी वो स्पेस कम है, तो आप उसको भी इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। लेकिन जब आप गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में वो स्पेस बहुत ज्यादा है, और स्पेस बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, आप उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, यानी दबाव बनाएंगे और उन कणों को और अधिक पास ला सकते हैं। ठीक है ना। सो द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, the external force applied on the matter can bring these particles closer. This property is called compressibility. Gases and liquid are compressible. Okay. तो दृढ़ता क्या है, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है या क्षमता रखता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते। ठीक है ना। और यहां पर क्या कहा गया है, संपीड्यता क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव या बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के कण इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं, गैसें सर्वाधिक संपीडित की जा सकती हैं। ठोस की संपीडितता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म्स नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका फ्लूइडिटी, तरलता क्या है। तो तरलता इनका एक गुण है जिसके कारण आपका क्या होता है, ये जो पदार्थ होते हैं ये बह सकते हैं। ठीक है ना। तो अवस्थाओं के आधार पर आपने देखा फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं कहीं आपको देखने को मिल रही है ना। सभी जगह फ्लूइडिटी नहीं थी। फ्लूइडिटी किस में थी, द्रवों में थी और गैसों में थी। ठीक है ना। ठोसों में तरलता का गुण नहीं था। तो द्रव जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपका फ्लो करते हैं, जैसे मैंने बोला ऊपर से नीचे की ओर बहेंगे। पानी को गिराते हैं हम लोग तो क्या होता है, जिधर को मतलब ढलान होती है तो उसी साइड को आपका वो फ्लो करता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है।
लेकिन जब भी गैस फ्लो होती है तो वो सभी डायरेक्शंस में फ्लो, है ना। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल है, अगर मैंने यहाँ पर परफ्यूम की बॉटल को ओपन किया तो उससे क्या होगा, स्मेल जाएगी, स्मेल फैलेगी, लेकिन कहाँ फैलेगी, क्या सिर्फ सामने की एक ही साइड को फैलेगी, नहीं, वो मेरे आगे कोई व्यक्ति खड़ा है उसको भी जाएगी, लेफ्ट राइट पीछे कोई खड़ा है तो सभी को वो स्मेल जाएगी। यानी कि जो गैस है, वायु है, वो सभी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और उसके साथ साथ उसके जो सुगंध के कण है आप बोल सकते हैं वो भी बह रहे हैं। ओके, सो द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है, तरलता या फ्लूइडिटी जो है पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहा जाता है, और द्रव तथा गैसें बहती हैं इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये और अच्छे तरीके से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है और सभी डायरेक्शन में। ओके, चलिए, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को फिल किया जाता है ना, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं, अगर ये टर्म्स आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे। तो गैस कंटेनर का मतलब है गैस को किसी कंटेनर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो गैस क्या करेगी, मैंने आपको जब भी हम गैस के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं गैस को जितना भी आयतन मिलता है वो पूरा उसको कवर कर लेती है, यानी जितना भी उसको स्थान मिलता है वो उसको पूरा ग्रहण कर लेती है, और वो क्या करेगी, जो वॉल्स होती हैं उस कंटेनर की या फिर जिस भी वेसल में वो रखी गई है उसकी वेसल को क्या करती है, हिट करती है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो रैंडमली मूव करता है और कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है। तो इसीलिए किसी भी गैस को जब भी कंटेनर में भरा जाता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करती हैं और उस गैस को पूरी तरीके से भर, उस कंटेनर को पूरी तरीके से भर लेती हैं। सो गैसेज हैव पार्टिकल विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। ओके, गैस क्या करती हैं, रैंडमली मूव करती हैं और कहीं भी मूवमेंट करने के कारण किसी भी दिशा में जा रही हैं और वाइब्रेट कर रही हैं। द गैस कैन फिल द कंटेनर, और गैस क्या करती है, उस कंटेनर को फिल कर लेती है, यानी कि उसे भर लेती है। ठीक है ना, चलो, नाउ व्हाट इज शेप, शेप की बात की जा रही है, आकार क्या है। तो आकार आपको पता ही है, जो भी किसी का शेप है वो अवस्था बदलने के साथ साथ बदल रहा है ना। तो वो डिपेंड कर रहा है उसके इंटरमोलिकुलर फेस पे, मोलिकुलर फोर्स पर। फोर्स ज्यादा है तो शेप फिक्स है, आपका फोर्स कम हुआ तो उसका शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, तो फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पर है, आपका ठोसों में यानी सॉलिड्स में, और उसी के कारण उनका शेप भी फिक्स है। सो solids have maximum intermolecular force and definite shape, whereas liquids and gases takes the shape of container. Okay, तो इस तरह से आप शेप के बारे में लिख सकते हैं। बर्तन में गैस का भरना, तो किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य आंतरा आणविक बल के कारण होता है। ओके, देन आकार के बारे में पूछ रहे हैं, ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतरा आणविक बल होता है इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ओके, चल नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका हो चुका है जो आपने टिप्पणियां लिखनी थी, एक काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी आपका है इसमें, और ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, जो पदार्थ के कणों के अंदर जो ऊर्जा है गति के लिए वही उसकी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक है, द्रव में उनके कंपैरिजन में और कम है, और जो ठोस हैं वो उनमें बहुत कम, उनके कणों में बहुत कम गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। घनत्व की बात करेंगे तो किसी भी पदार्थ का घनत्व जो होता है वो उसके जो प्रति इकाई आयतन है उसमें जितना भी द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा ही है, नोट कर लेंगे इन टर्म्स को जल्दी से। चलिए,
नाउ क्वेश्चन है नेक्स्ट, गिव रीजन, आपको कारण बताने हैं। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, कोई भी जो गैस होती है वो जिस कंटेनर में रखी जाती है उसको कंप्लीटली फिल कर लेती है, यानी पूर्ण रूप से भर लेती है। और इसका रीजन बताना है आपने, ऐसा क्यों होता है। तो पहला रीजन बहुत आसान है कि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, बल बहुत कम है कणों के मध्य। इसके अतिरिक्त जो कणों के बीच में स्थान है वो बहुत अधिक है, और कण क्या कर रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा रेंडमली मूव कर रहे हैं, मोशन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं वो उसको पूर्ण रूप से भर लेते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। ओके, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से भर रहे हैं। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसे पूरी तरह से भर देती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, A gas exerts pressure on the walls of the container. कंटेनर की वॉल पे आपका जो गैस है वो प्रेशर है उसको एग्जर्ट करती है, यानी कि जिस कंटेनर में वो रखे जा रहे हैं, सपोज एक कंटेनर की वॉल है, तो जो गैस है वो गैस इसको हिट करेगी। ठीक है ना। तो क्यों प्रेशर क्यों एग्जर्ट करेगी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दूर भागने का प्रयास करते हैं, बार बार वही चीज आ रही है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं और उसमें प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। gas exerts pressure on the walls of the container because the molecules of the gas are in constant random motion, but motion due to high kinetic energy. These molecules constantly vibrate, move and hit the walls of the container, thereby exerting pressure on it. Okay, तो इस तरह से आप क्या पढ़ेंगे, यानी मोर ओवर और ज्यादातर चीजें आप बोले हैं तो सारी किस पर डिपेंड कर रही हैं, गैस की उस काइनेटिक एनर्जी पर, वही जहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत अधिक है और अट्रैक्शन का फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है, इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है ना, क्या समझे, ये कंटेनर है, यहाँ गैस रखी हुई है, अब ये जो पार्टिकल है, किसी एक पार्टिकल को ले लो, ये इससे भी टकरा रहा है, ये इससे भी टकरा रहा है, यहाँ कोई और कण है उससे भी टकरा रहा है, और इधर ये वॉल पर भी हिट कर रहा है, यानी कि जो कंटेनर की दीवार है उस पर भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना वो फोर्स लगा रहा है वो उसको क्या कहा जा रहा है, आपका दबाव कहा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, एक लकड़ी की जो मेज है उसको ठोस कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, सबसे पहली बात, उस मेज को जब से आप देख रहे हो, जब से वो आपके घर में स्कूल में आई है, वो तब से उसका शेप वही है, तो आकार उसका निश्चित है, आयतन भी उसका फिक्स है, जैसे फिक्स है उतना ही स्थान घेर रही है वो, चाहे वो कितने समय से वहां रखी गई है। रिजिड है, दृढ़ता है उसमें, एक अगर आप उस पर बल लगा रहे हैं तो वो आसानी से अपना आकार नहीं बदल रही है। ठीक है ना, देन आप क्या बोलते हैं, वहां पर कणों के मध्य आकर्षण का बल बहुत प्रबल है, क्योंकि आप टेबल पर हाथ रख रहे हैं तो आपका हाथ आर पार नहीं जा रहा है, तो अट्रैक्शन का फोर्स अधिक है। और आप क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, जो वो स्पेस कैसा है, वो बहुत कम है, इसीलिए हाथ आपका आर पार भी नहीं जा रहा है, एक तो उस बल को नहीं तोड़ पा रहा है, और दूसरा क्योंकि स्थान नहीं है वहां पर बीच में, इस वजह से भी आपका हाथ जो है वो टेबल से आर पार नहीं जा पा रहा है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, फ्लो नहीं कर रहा है और कंप्रेसिबल नहीं है, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसमें होती है, एक सॉलिड में होती है। क्योंकि टेबल में भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है, दैट मीन्स उसको भी हम एक सॉलिड यानी कि ठोस मान सकते हैं और कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की अवस्था को बता सकते हैं। ठीक है ना, द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच other, there is no intermolecular space, it cannot be compressed, it cannot flow, all these characteristics are of solid, so wooden table should be called a solid. Okay,
लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन कैसे है, निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं है। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की जो मेज है वो कैसी है, वो एक ठोस पदार्थ है। क्लियर है? तो आज के सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चंस लिए, कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ा। आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों पर हम बात करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।